गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय अनदर क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत बहुत सारे जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी को जानने की कोशिश की है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा कि जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी के माध्यम से कैसे कैरेक्टर्स हमारे माता पिता के हमारे अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी होते हैं जो जीन्स के माध्यम से माता पिता कैरेक्टर ट्रांसफ़र होने के बावजूद बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। इन सब के विषय में बहुत अच्छे से हम लोगों ने जान लिया था। साथ ही साथ हम लोगों ने जीन्स को जाना था कि जीन्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, लोकस क्या होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं। इन सब के विषय में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में बहुत अच्छे से जान लिया है। आज आइए वीडियो सेगमेंट्स की इस कड़ी में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को जानेंगे। जैसे होमोजाइगस कंडीशन क्या होता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या होता है, हेमीजाइगस कंडीशन क्या होता है, हाइब्रिड क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिड विगर क्या होता है। इन सब के विषय में हम इस वीडियो सेगमेंट्स में बात करेंगे। तो आइए समय ज़ाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं क्या है कुछ खास इसमें। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि होमोजाइगस कंडीशन क्या होता है। द टर्म होमोजाइगस वाज गिवन बाय डब्ल्यू बेटेसन, दैट इज़ द विलियम बेटेसन एज वेल एज द साउंडर्स। तो जो ये टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म है होमोजाइगस कंडीशन, ये किसने दिया? विलियम बेटेसन साहब और सॉन्डर्स ने दिया था। बच्चों, विलियम बेटेसन्स को जेनेटिक्स के फील्ड में बहुत बड़ा श्रेय जाता है, क्योंकि विलियम बेटेसन साहब ही एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने मरणोपरांत मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाने का श्रेय, मतलब कहलाने का पूरा श्रेय जाता है। तो किसको जाता है? विलियम बेटेसन साहब को। क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल का जो डेथ था वो 1884 ईस्वी में हो गया था, और इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है सन 1901 ईस्वी में। तो ये पूरा का पूरा श्रेय जो मेंडल्स के लिए जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स के लिए, वो किसको जाता है? बेटेसन साहब के। क्योंकि बेटेसन साहब ने ही तीन अलग अलग वैज्ञानिक जो अलग अलग देश से थे, है ना, ह्यूगो डिब्रीज, एरिक वॉन शेरमॉक और कार्ल कॉरेंस, ये सब जो वैज्ञानिक थे, तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर मेंडल के किए गए कार्यों का रीडिस्कवरी किया, और बाद में कन्फर्मेशन कौन देते हैं? विलियम बेटेसन साहब। तो विलियम बेटेसन साहब का बहुत बड़ा योगदान है जेनेटिक्स के फील्ड में, है ना। तो होमोजाइगस कंडीशन का जो टर्म है, ये किसने दिया? विलियम बेटेसन साहब और सॉन्डर्स ने दिया था। इन होमोजाइगस कंडीशन बोथ द एलील पेयर्स आर आइडेंटिकल। होमोजाइगस कंडीशन में दोनों एलील पेयर क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एलील पेयर क्या होता है, अर्थात किसी भी जीन के दो, अर्थात जीन हर समय क्या होता है? पेयर में होता है। तो जो पेयर में होते हैं, जो ट्रेट्स, जो लक्षण को प्रतिबिंबित करते हैं जनरेशन में जाकर, वो एलील के माध्यम से होता है। वही एलील है। जो ट्रेड होता है, जो कैरेक्टर हमारा दिखाई देता है, वो क्या है? वो एलील है। तो किसी भी जीन के दो रूप हैं, अर्थात एलील के रूप में पाए जाते हैं। दोनों या तो डोमिनेंट एलील हो सकते हैं, या एक डोमिनेंट एक रेसिव एलील हो सकता है, या दोनों रेसिव एलील हो सकते हैं। तो ना, तो वही कह रहा है, जब दोनों एलील क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। या कुछ और ऐसे कह सकते हैं, इफ व्हेन द बोथ एलील ऑफ अ होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ अ पर्टिकुलर जीन लोकेटेड ऑन द सेम लोकस are identical or same, then such types of the condition is known as the homozygous condition। अर्थात होमोलॉगस क्रोमोसोम के किसी पर्टिकुलर जीन के सेम लोकस पर पाए जाने वाले जब दोनों एलील समान होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। जैसा कि आप इस एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, तो ये कैपिटल टी है, अर्थात दोनों एलील क्या है? डोमिनेंट है ना। कैपिटल टी सेम है, और यहाँ देखिए स्मॉल टी ये भी दोनों सेम है। अर्थात कैपिटल टी को हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर। स्मॉल टी को हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस रेसेसिव कैरेक्टर। ऐसे यहाँ कैपिटल आर है, दोनों एलील क्या है? सेम है। यहाँ स्मॉल आर दोनों एलील सेम है, तो इसको कहेंगे कैपिटल आर को होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर, स्मॉल आर को कहेंगे होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन। सेम इसी प्रकार से कैपिटल ए स्मॉल ए, तो ये सब क्या है? ये प्योर लाइन वेराइटी को शो कर रहे हैं, अर्थात प्योर लाइन वेराइटीज़ है। तो प्योर लाइन वेराइटीज़ जहाँ देखने को मिलता है, या दोनों एलियस जब सेम देखने को मिलते हैं, तो इस पूरे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। सच कंडीशन इज फाउंड इन प्योर लाइन वेराइटी, और इस प्रकार का कंडीशन हर समय प्योर लाइन वेराइटी में मिलता है। बच्चों, प्योर लाइन वेराइटी जो होता है इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं होता है, क्योंकि प्योर लाइन वेराइटीज़ में नई स्पीसीज़ का इन्हांसमेंट नहीं हो सकता है, नई स्पीसीज़ का ओरिजिन नहीं हो सकता, क्योंकि प्योर लाइन से प्योर लाइन ही प्रोडक्ट आएगा। जब कभी हम प्योर लाइन डोमिनेंट का प्योर लाइन रेसेसिव से कैरेक्टर क्रॉस ब्रीडिंग करा देते हैं,
तब वहाँ हमको एक दूसरा स्पीसीज इवॉल्व होके आता है, एक दूसरे स्पीसीज का इन्हांसमेंट होता है, अर्थात एक नए ढंग का वेरिएशन देखने को मिलता है ना। तो कभी भी प्योर लाइन वेराइटी के, प्योर लाइन डोमिनेंट के बीच में या प्योर लाइन रेसेसिव के बीच में क्रॉस स्टिक नहीं होता है। प्योर लाइन वेराइटीज़ में इंटरब्रीडिंग होनी चाहिए, अर्थात एक डोमिनेंट एक तो रेसेसिव के बीच में क्रॉस होना चाहिए। तो आप इसको जान लीजिए, होमोजाइगस कंडीशन क्या होता है? इफ बोथ द एलील पेयर्स ऑफ पर्टिकुलर जीन लोकेटेड ऑन द सेम लोकस आर आइडेंटिकल, देन सच टाइप्स ऑफ द कंडीशन इज नोन एज द होमोजाइगस कंडीशन। जब दोनों एलील पेयर क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम के इस पर्टिकुलर लोकस पर पाए जाने वाले, देखिए ये लोकस है, अर्थात ये किसको, अर्थात ये एक जीन फॉर हाइट के लिए डिनोट कर रहा है, और इस पर ये कैपिटल ए और कैपिटल ए दोनों एलील क्या है? सेम है, तो इसको हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर। तो ये होमोजाइगस कंडीशन हुआ। दूसरा यहाँ आप देखेंगे तो सेम लोकस पर ही स्मॉल ए, अर्थात ये दोनों एलील क्या है? सेम है, लेकिन ये क्या है? होमोजाइगस रेसिव कैरेक्टर है। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर और ये होमोजाइगस रेसिव, लेकिन दोनों होमोजाइगस कंडीशन है क्योंकि दोनों एलील पेयर यहाँ दोनों जगह क्या है? सेम है। तो जब दोनों एलील पेयर क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो इस प्रकार के कंडीशन को हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। आइए अब जान लेते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है। द टर्म हेट्रोजाइगस वाज आल्सो गिवन बाय विलियम बेटेसन एंड साउंडर्स। जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है ये भी टर्म किसने दिया था? विलियम बेटेसन साहब और साउंडर्स ने दिया था। इन हेट्रोजाइगस कंडीशन बोथ द एलील पेयर्स आर डिफरेंट, वेरी वेरी मच मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्या है? डिफरेंट। देखिए यहाँ रिमार्क कर लीजिए, हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक एलील पेयर के रूप में, अर्थात दोनों एलील क्या हो जाते हैं? डिफरेंट हो जाते हैं। अर्थात यहाँ देखिए कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल ए स्मॉल है, अर्थात एक एलील डोमिनेंट है तो दूसरा एलील क्या है? रेसेसिव है। तो ठीक, तो वही कहा जा रहा है इन हेट्रोजाइगस कंडीशन व्हेन द बोथ एलील, अर्थात व्हेन द एलील पेयर क्या होंगे? डिफरेंट हो जाएंगे, अर्थात व्हेन द बोथ एलील ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम ऑफ अ जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम आर डिफरेंट, अर्थात जब दोनों एलील्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, तो इस प्रकार के कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस कंडीशन कहते हैं। सच कंडीशन इज फाउंड इन हाइब्रिड, और इस प्रकार का कंडीशन हर समय किस में देखने को मिलता है? हाइब्रिड प्रजातियों में, संकर प्रजातियों में देखने को मिलता है। और यही प्रजातियां बच्चों इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं। अगर हम फसल की बात करें तो जो हाई यील्डिंग प्रोडक्शन देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन तो देखने को मिलता है, जैसे आज हम बहुत ज़्यादा क्रॉप के रूप में बहुत ज़्यादा अनाज काटते हैं, बहुत ज़्यादा धान काट लेते हैं, बहुत ज़्यादा गेहूं काट लेते हैं, और हम अपने इकॉनमी को क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं, बढ़ाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम बेच करके। तो ये हमको क्यों ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम नई नई स्पीसीज का क्या करते हैं? इन्हांसमेंट कर रहे हैं, नई नई जातियों का ओरिजिन कर रहे हैं, और किस मेथड्स के द्वारा? हाइब्रिड की मार, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, हाइब्रिड प्रजातियाँ तैयार करते हैं। तो हाइब्रिड प्रजातियाँ कैसे तैयार होती हैं? जब दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में इंटरब्रीडिंग कराया जाता है, तो उससे जो संतान पैदा होते हैं, उससे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं बच्चों, उससे जो प्रोजेनी आते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। तो ये हाइब्रिड किसको कहते हैं? ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में ही हाइब्रिड देखने को मिलता है। हेट्रोजाइगोसिटी कंडीशन में ही सबसे ज़्यादा हाइब्रिड इवॉल्व होते हैं, उसी को हम हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस कहेंगे, जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो आप जान लीजिए हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है? जब दोनों एलील पेयर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं ना। व्हेन द बोथ एलील पेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम ऑफ अ जीन लोकेटेड ऑन द सेम लोकस आर डिफरेंट, देन सच टाइप्स ऑफ द कंडीशन इज नोन एज द हेट्रोजाइगस कंडीशन। ठीक, तो इसको हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं, हेमीजाइगस कंडीशन क्या होता है। इन हेमीजाइगस कंडीशन ओनली वन एलील इज प्रेजेंट आउट ऑफ एन एलील पेयर्स एज फाउंड इन सेक्स लिंकेज। हेमीजाइगस कंडीशन में एक एलील पेयर में से केवल एक ही एलील उपस्थित होता है, दूसरा क्या हो जाता है? अब्सेंट हो जाता है ना, अर्थात दिखाई नहीं देता है, तो उसको हम हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। और इस प्रकार का जो कंडीशंस है वो किस में देखने को मिलेगा? सेक्स लिंकेज में। और इस प्रकार के जीन को हम सेक्स लिंकेज जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्स लिंकेज जीन। जैसा कि आप ये जानते हैं कि कभी कभी ये सुने होंगे कि आसपास के पड़ोस के लोग कहते हैं कि ये लड़का है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो नाक नक्श है इसके पापा को मिल रहा है, आंखें देखिए बिल्कुल डिक्टो इसके पापा को जा रहा है, हाथ पैर भी इसके पापा से ज़्यादा रिजेंबल्स कर रहा है। तो जो ज़्यादा रेशियो में कैरेक्टर संतान में दिखाई देता है वो किसकी वजह से? वो हेमीजाइगस कंडीशन की वजह से, अर्थात सेक्स लिंकेज जीन की वजह से, क्योंकि उसमें
पूरा का पूरा कैरेक्टर केवल पिता का उतर जा रहा है, क्योंकि माता का जो एलील है वो क्या है, माता के क्रोमोसोम पर पाया जाने वाला एलील है ही नहीं, और डिलीशन हो गया, वो उपस्थित नहीं है, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस ओवर तब होता है जब दोनों एलील आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, है ना। तो यहाँ जब एक एलील एब्सेंट है, केवल एक ही एलील उपस्थित होता है, तो जिसका चाहे वो माता का चाहे पिता का जिसका एलील उपस्थित है, और वो केवल और केवल अपना सिंगल प्रभाव लेके बच्चे में उतर जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेक्स लिंकेज जीन कहते हैं। और इसी वजह से ज़्यादा संतानें जो एक को पढ़ती हैं, चाहे वो माता को चाहे पिता को, तो उस प्रकार के जीन को हम सेक्स लिंकेज जीन कहते हैं, और इस प्रकार के कंडीशन को हम हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। और ये कैरेक्टर सबसे ज़्यादा बच्चों किस में देखने को मिलेगा, ह्यूमन मेल में देखने को मिलता है। और किस में देखने को मिलेगा, अर्थात 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर देखने को मिलेगा, सेक्स क्रोमोसोम पर देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें एक ही सिंगल कॉपी एक्स क्रोमोसोम होता है, एक सिंगल कॉपी वाई क्रोमोसोम होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारे ऐसे जीन्स होंगे जो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे, वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाए जाएंगे, तो पूरा का पूरा कैरेक्टर संतान में उतर जाता है। बहुत सारे ऐसे भी जीन्स होंगे जो वाई क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे, एक्स पर नहीं पाए जाएंगे, तो पूरा का पूरा संतान में उतर जाते हैं। तो वही संतान ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता को रिजेंबल्स करने लगते हैं, मिलने लगते हैं, है ना। तो जैसा कि इस फिगर में देखिए, हेमीजाइगस कंडीशन को यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ देखिए केवल एक ही एलील उपस्थित है, कैपिटल बी, इस साइड में एलील नहीं है, यहाँ डिलीशन हो गया है, तो केवल एक ही कैरेक्टर क्या करेगा, संतान में उतर जाएगा, और डिक्टो अर्थात किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, वैसे ही पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, इसको हम हेमीजाइगस कंडीशन कहेंगे, और ये कहाँ देखने को मिल रहा है, एक्स वाई क्रोमोसोम पर, अर्थात ह्यूमन मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसको हम एक्स वाई क्रोमोसोम कहते हैं, वहाँ ये कंडीशन देखने को मिलेगा। कौन सा कंडीशन, हेमीजाइगस कंडीशन। आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि हेमीजाइगस कंडीशन ओनली फाउंड इन द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ द ह्यूमन मेल, है ना, ह्यूमन मेल के सेक्स क्रोमोसोम पर ये देखने को मिलता है। और यहीं आप इसको थोड़ा सा देखिए, ये देखिए हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या हो रहा है कि एक एलील डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव है, अर्थात इसमें क्या हो रहा है, दोनों एलील पेयर क्या है, डिफरेंट है, तो इस प्रकार के क्रोमोसोम को हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहेंगे। अर्थात ये दोनों क्रॉस ओवर करेंगे, और क्रॉस ओवर करने के बाद एक नया कैरेक्टर लेकर उभरेंगे, है ना। और यहाँ देखिए, यहाँ किसी प्रकार का कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, कोई बदलाव नहीं देखने को, क्यों, क्योंकि दोनों एलील पेयर डोमिनेंट है, अर्थात इनके बीच में अगर क्रॉस ओवर, इसमें क्रॉस ओवर होगा क्या जानते हैं, अर्थात ये भी डोमिनेंट ये भी डोमिनेंट, तो इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसको होमोजाइगस कंडीशन कहेंगे, अर्थात दोनों एलील पेयर क्या है, दोनों एलील पेयर क्या है, सेम है, यहाँ कैपिटल बी भी, यहाँ स्मॉल बी भी, तो ये होमोजाइगस कंडीशन, ये हेटेरोजाइगस कंडीशन। और यहाँ आप देखेंगे तो इसको हम कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे, होमोजाइगस कंडीशन हर समय प्योर लाइन वेराइटी में देखने को मिलता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन हर समय हाइब्रिड में देखने को मिलता है, और हेमीजाइगस कंडीशन हर समय सेक्स लिंकेज में देखने को मिलता है। ठीक, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट। इन तीनों चीज़ों को आप बहुत अच्छे से जानिए, है ना। जैसा कि मैंने बताया कि ये हर समय किस में देखने को मिल रहा है, ये प्योर लाइन वेराइटी में देखने को मिल रहा है, हेटेरोजाइगस कंडीशन हर समय हाइब्रिड में देखने को मिलता है, जबकि हेमीजाइगस कंडीशन हर समय सेक्स लिंकेज में देखने को मिलेगा ना। और सेक्स लिंकेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो पूरा का पूरा कैरेक्टर संतान में उतर जाता है किसी एक पेरेंट का, चाहे माता का चाहे पिता का, और वो किसकी वजह से, हेमीजाइगस कंडीशन की वजह से, अर्थात सेक्स लिंकेज जीन की वजह से। थोड़ा सा और अच्छे से हम जानते हैं, हेमीजाइगस इज अ कंडीशन इन विच ओनली वन कॉपी ऑफ द जीन और द डीएनए सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन डिप्लॉयड सेल्स। अर्थात हेमीजाइगस कंडीशन में क्या होता है कि किसी जीन का एक सिंगल कॉपी या डीएनए सीक्वेंस का सिंगल कॉपी ही अर्थात किसी डिप्लॉयड सेल्स में, किसी बच्चे में, ऑफस्प्रिंग्स में पहुंचता है, उसी को हम हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। मेल आर हेमीजाइगस फॉर मोस्ट जीन्स ऑन सेक्स क्रोमोसोम हैविंग ओनली वन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। जो मेल ह्यूमन मेल होता है बच्चों, वही हेमीजाइगस कंडीशन को शो करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, है ना, और वो पूरा के पूरा संतान में उतर जाते हैं ना। तो बहुत सारे ऐसे जीन हैं और वो हेमीजाइगस कंडीशन के रूप में होते हैं, सेक्स लिंकेज जीन के रूप में होते हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पर, एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पर। तो ह्यूमन मेल हर समय क्या होता है, हेमीजाइगस कंडीशन को शो करेगा, क्योंकि उसमें 23rd पेयर पर केवल एक एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम देखने को मिलता है। और अगर ऑटोसोम्स पर आप देखेंगे तो क्रोमोसोम के बच्चों 2 सेट होते हैं, है ना। अगर हम देखें तो जो देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि ह्यूमन मेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम। अगर हम पेयर्स में बताते हैं तो 23rd पेयर, तो 23rd में अगर हम केवल सेक्स क्रोमोसोम को छोड़ दें 23rd पेयर को, तो 22 जोड़े जो होते हैं जो बच्चों, उनके 2 सेट होते हैं, अर्थात एक ही क्रोमोसोम के 2 कॉपी हैं, है ना। अगर क्रोमोसोम नंबर 1 है तो उसके दो कॉपी, जिसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो हम लोगों के अंदर होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, और इसी क्रोमोसोम ऑटोसोम में भी ये होता है कि अगर होमोलॉगस क्रोमोसोम में ही, मैं ऑटोसोम की बात कर रहा हूँ, हेटेरोसोम तो हेमीजाइगस होते ही होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम में भी अगर एक क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहेंगे। तो मोनोसोमी कंडीशन में भी बच्चों हेमीजाइगस कंडीशन देखने को मिलता है।
एक बार आप समझ लीजिए कि ऑटोसोम में 2 सेट होता है क्रोमोसोम का, उसमें से केवल एक क्रोमोसोम अगर वहाँ से निकल जाए, किसी प्रकार से वो डिलीट हो जाए, ना आए, अर्थात मियोसिस के समय जब सेग्रीगेशन हो रहा होता है उस समय वो एब्सेंट हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनोसोमी कहेंगे। तो मोनोसोमी कंडीशन में भी केवल एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले एलील बच्चे में चले जाएंगे, है ना। तो वहाँ ये भी प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। और जहाँ वो एब्सेंट हो गया वही कंडीशन बच्चे में नहीं जाएगा। मान लीजिए वो क्रोमोसोम ही नहीं जाएगा माता पिता के साथ जो रिजेंबल्स करता है ना। तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये करें, अ जीन वेयर इन वन ऑफ इट्स पेयर इज डिलीटेड, कह रहा है कि इसमें क्या होता है, एक जीन जो होता है इसके मतलब जीन पेयर, एलील पेयर में से एक जो होता है वो डिलीट हो जाता है, किसमें, हेमीजाइगस कंडीशन। और इसी को जो डिलीट हो जाता है वो क्या होता है, अर्थात हेमीजाइगस जीन कहलाता है। इन अदर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द जीन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल्स आर हेमीजाइगस। कह रहा है कि मोस्ट कंडीशन में क्या है कि एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, मनुष्य का मतलब ह्यूमन मेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसके उस पर पाए जाने वाले अधिकांश जीन जो होते हैं वो हेमीजाइगस कंडीशन को ही शो करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है कि ह्यूमन मेल में केवल एक सिंगल कॉपी एक्स क्रोमोसोम का होता है और एक सिंगल कॉपी वाई क्रोमोसोम का होता है, जबकि फीमेल में दोनों क्या होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम को शो करते हैं। अर्थात देखिए यहाँ ह्यूमन फीमेल में क्या है, एक्स क्रोमोसोम एंड एक्स, अर्थात ये दोनों एकदम डिक्टो होते हैं, तो इसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या कहते हैं, अर्थात व्हेन बोथ द कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम आर सेम, जब किसी क्रोमोसोम के दोनों कॉपी सेम होते हैं तो उसको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम कहते हैं। जबकि यहीं अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें तो ये देखिए एक्स क्रोमोसोम है, ये वाई क्रोमोसोम है, तो ये बिल्कुल इससे क्या है, डिफर है, अर्थात ये होमोलॉगस क्रोमोसोम के रूप में नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, हेमीजाइगस कंडीशन को शो कर रहा है। तो यही कह रहा है ह्यूमन मेल क्या होता है, हेमीजाइगस कंडीशन को शो करता है, क्योंकि उसके सेक्स क्रोमोसोम में केवल एक कॉपी एक्स क्रोमोसोम होता है, एक कॉपी वाई क्रोमोसोम। तो बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जो एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाएंगे, वाई क्रोमोसोम पर नहीं पाए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे भी क्रोमोसोम होंगे, ऐसे भी एलील होंगे या जीन होंगे जो वाई क्रोमोसोम पर होंगे, एक्स पर नहीं होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, इस कंडीशन को हम हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। ठीक, एक बार थोड़ा सा और इसको हम समराइज करते हैं। इफ बोथ एलील ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म और द सेम, द ऑर्गेनिज्म इज होमोजाइगस एट दैट लोकस, अर्थात जब सेम लोकस पर पाए जाने वाले जीन के दोनों एलील जब सेम होते हैं तो इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं बच्चों, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जब दोनों डिफरेंट होते हैं तो उसको हम हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, हेट्रोजाइगस। लेकिन तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तीसरा ये है, इफ़ वन एलील इज मिसिंग इट इज़ हेमीजाइगस। जब इसमें से एक एलील मिस हो जाता है, नहीं उपस्थित होता है, तो उसी को हम हेमीजाइगस कहते हैं। हेमी माने आधा। जैसा कि यहाँ देखिए इसमें एक एलील क्या हो गया है, मिस हो गया है। यहाँ देखिए केवल एक ही एलील उपस्थित है, दूसरा मिसिंग हो गया है, यहाँ है ही नहीं। तो इस प्रकार के कंडीशन को हम क्या कहेंगे, हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं, या इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को हम हेमीजाइगस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक, तो वही यहाँ कहा गया है कि इफ़ वन एलील इज मिसिंग इट इज़ हेमीजाइगस। जब एक एलील मिसिंग हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इफ़, यहाँ देखिए, इफ़ बोथ एलील्स आर मिसिंग इट इज़ नलीजाइगस। जब दोनों एलील मिस हो जाते हैं तो उसको हम नलीजाइगस कहते हैं। जैसा कि आप देखिए, जब दोनों, अर्थात कुल मिला के उस कैरेक्टर को शो करना है, जैसे हम हाइट को डिनोट करने वाला जीन्स लें, तो जब हाइट को डिनोट करने वाला ट्रेड्स या जीन्स या फिर एलील एब्सेंट हो जाए दोनों जगह से तो उसको हम नलीजाइगस कहते हैं। अर्थात वो क्या करेगा, वो पूरा कैरेक्टर ही मिस हो जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नलीजाइगस। तो आपने चारों कंडीशन को जान लिया। होमोजाइगस कंडीशन क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है, हेमीजाइगस कंडीशन क्या होता है, नलीजाइगस कंडीशन क्या होता है। एक बार फिर से जान लीजिए। होमोजाइगस कंडीशन वो होता है जिसमें दोनों एलील पेयर सेम होते हैं। हेट्रोजाइगस कंडीशन वो होता है जिसमें दोनों एलील पेयर क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हेमीजाइगस कंडीशन वो होता है जिसमें एलील पेयर में से केवल एक एलील उपस्थित होता है, दूसरा मिसिंग हो जाता है, उसको हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। ये सेक्स लिंकेज में देखने को मिलता है। और जबकि नलीजाइगस में क्या होता है, दोनों एलील पेयर मिसिंग हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, उसको हम नलीजाइगस कंडीशन कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए अब जानते हैं इसको थोड़ा सा समराइज करके। ठीक वही चीज़ है, थोड़ा सा आपको अच्छे से बताया गया है। होमोजाइगस कंडीशन का मतलब क्या होता है, होमो इक्वल टू होता है सेम। तो यही कह रहा है बोथ एलील
प्रेजेंट ऑन होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर अ गिवन जीन आर सेम। जब किसी जीन अर्थात होमोलॉगस क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन के जब दोनों एलील सेम होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देखिए कैपिटल BB एंड स्मॉल bb, ये होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर को शो कर रहा है, ये होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन को जो प्योर लाइन वेराइटी में देखने को मिलता है। तो होमोजाइगस कंडीशन किस में देखने को मिलेगा बच्चों, प्योर लाइन वेराइटी में देखने को मिलता है, प्योर लाइन डोमिनेंट या प्योर लाइन रिसेसिव कंडीशन। अगर ये हम हेटेरोजाइगस की बात करें तो बोथ एलील पेयर बोथ एलील्स प्रेजेंट ऑन द होमोलॉगस क्रोमोसोम फॉर अ गिवन जीन्स आर डिफरेंट। जब किसी पर्टिकुलर जीन्स के अर्थात होमोलॉगस क्रोमोसोम के होमोलॉगस क्रोमोसोम पर उपस्थित किसी पर्टिकुलर जीन के दोनों एलील जब डिफरेंट होते हैं तो इस प्रकार के कंडीशन को हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कैपिटल B एंड स्मॉल b, अर्थात ये कंडीशन जो देखने को मिलता है वो हाइब्रिड में देखने को मिलता है। और हाइब्रिड चीज़ें जो होती है बच्चों, हाइब्रिड प्रजातियाँ इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे होते हैं, जो नए नए स्पीसीज को इन्हांस करते हैं, नए नए स्पीसीज को इन्हांसमेंट करने में, अर्थात एक नए रेसेस के ओरिजिन में जो सबसे बड़ा चीज़ होता है वो हाइब्रिड होता है ना। तो ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे होते हैं। तो जिसमें दोनों एलील पेयर डिफरेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। तीसरा हेमीजाइगस कंडीशन, हेमी माने होता है आधा, हाफ, है ना। हेमी मीन्स क्या होता है, हाफ। तो ओनली वन एलील इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ द टू इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। जब किसी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में से एक एलील पेयर में से केवल एक ही एलील उपस्थित होता है, दूसरा मिसिंग हो जाता है, इस प्रकार के कंडीशन को हेमीजाइगस कंडीशन कहते हैं। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि एक एलील उपस्थित है, दूसरा मिसिंग है ना। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हेमीजाइगस कंडीशन। और ये कंडीशन ह्यूमन मेल के सेक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलता है, जो 23rd पेयर होता है, जिसमें XY क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, है ना। तो वही इसमें कहा गया है कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मेल्स फॉर द सेक्स लिंकेज जीन ऑन X क्रोमोसोम, ये जो हेमीजाइगस कंडीशन होता है वो ह्यूमन मेल में सेक्स लिंकेज जीन के रूप में देखने को मिलेगा। और किस पर, X क्रोमोसोम। चूंकि XY क्रोमोसोम होता है तो X क्रोमोसोम पर बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जो अकेले ही पाए जाते हैं, एक सिंगल एलील के रूप में पाए जाते हैं और सीधे से सीधे संतान में उतर जाता है ना। इसी को हम कहते हैं सेक्स लिंकेज जीन। तो एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन ऑटोसोमल क्रोमोसोम अंडर एबनॉर्मल कंडीशन दैट इज द डिलीशन और लॉस ऑफ द क्रोमोसोम वेयर वन ऑफ द ऑटोसोमल एलील्स इज मिसिंग। कह रहा है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में ह्यूमन मेल के X क्रोमोसोम पर अधिकांश जीन जो पाए जाते हैं वो हेमीजाइगस जीन्स के रूप में होते हैं, हेमीजाइगस कंडीशंस के रूप में होते हैं। लेकिन ऑटोसोमल क्रोमोसोम में जो 22 पेयर जो होते हैं ऑटोसोम्स, उस पर भी हमको हेमीजाइगस कंडीशन देखने को मिलता है। लेकिन कब, इसमें दो रीज़न है कब मिलेगा ये दो। एक डिलीशन के समय, जब कोई जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम X है और दूसरा भी क्रोमोसोम X क्रोमोसोम है, XX अर्थात डबल कॉपी, अर्थात उन पर जो सेम लोकस पर पाए जाने वाले जो ट्रेट्स हैं, जो एलील हैं, उसमें से एक मिसिंग हो जाएगा तो एक क्या कहलाएगा, हेमीजाइगस कंडीशन ही कहलाएगा। अर्थात वो अपना कैरेक्टर हेमीजाइगस अर्थात सेक्स लिंकेज जीन के रूप में लेकर संतान में उतर जाएगा। तो डिलीशन के समय या लॉस ऑफ क्रोमोसोम, अर्थात जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक क्रोमोसोम के 2 सेट होते हैं, अर्थात उस 2 सेट में से अगर एक क्रोमोसोम बिल्कुल क्या हो जाए, अब्सेंट हो जाए, है ना, जब सेग्रीगेट हो रहा होगा, सेग्रीगेशन के समय, मियोसिस के समय एक क्रोमोसोम जब अब्सेंट हो जाएगा तो उस समय भी हमको हेमीजाइगस कंडीशन देखने को मिलता है। जब एक क्रोमोसोम अब्सेंट हो जाता है बच्चों, केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है तो उसको हम मोनोसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो मोनोसोमी कंडीशन में और डिलीशन के कंडीशन में हमको ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर भी हेमीजाइगस कंडीशन देखने को मिलता है। इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। आइए अब जानते हैं प्योर लाइन क्या होता है। द टर्म प्योर लाइन वाज गिवन बाय जॉनसन फॉर ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी। प्योर लाइन शब्द जो है बच्चों ये जॉनसन ने दिया था, और किसके लिए, ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी के लिए। अर्थात ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ये होता है बच्चों, अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तो डोमिनेंट के बीच में इंटरब्रीडिंग कराई जाए, है ना। अगर होमोजाइगस रेसेसिव है तो रेसेसिव के बीच में अगर क्रॉस कराया जाता है, ब्रीडिंग कराया जाता है तो उसको हम प्योर लाइन वैरायटी कहते हैं ना। अर्थात कैपिटल जैसे कैपिटल टी प्योर लाइन डोमिनेंट कैरेक्टर, स्मॉल टी प्योर लाइन रेसेसिव कैरेक्टर। तो इसको ये शब्द जो है ये किसने दिया था, जॉनसन साहब ने दिया था, फॉर ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी के लिए दिया था, है ना, ट्रू ब्रीडिंग। जैसा कि आप इसमें देखिए कैपिटल ए है, इसको प्योर लाइन अर्थात प्योर फॉर्म ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर कहेंगे, या ट्रू ब्रीडिंग डोमिनेंट कैरेक्टर, या होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। अर्थात इसके जीनोटाइप को देखेंगे तो कैपिटल ए है, और फिनोटाइप जो इसका कैरेक्टर शो कर रहा है वो क्या है, टालनेस को शो कर रहा है, लंबा, है ना। अर्थात ये क्या है, जीन फॉर दी हाइट के लिए है।
अर्थात ये कैपिटल ए क्या कर रहा है, ये जीन हाइट के लिए डिनोट कर रहा है। तो जब कैपिटल ए दोनों प्योर लाइन वेराइटीज डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करेंगे तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, इसकी जो फिनोटाइप है वो टॉलनेस देखने को मिलेगी। वहीं अगर हम प्योर लाइन वेराइटी में स्मॉल ए की बात करें तो ये भी हाइट को डिनोट करने वाला है, स्मॉल ए। तो इसमें एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पर पाए जाने दोनों एलील सेम है, तो इसको हम होमोजाइगस कहेंगे। लेकिन ये क्या है, होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन, ट्रू ब्रीडिंग रेसेसिव या होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन या प्योर फॉर्म ऑफ द रेसेसिव। और ये जो फिनोटाइप दिखेगा ये डॉर्फ दिखेगा। तो देखो प्योर है, यहाँ बिल्कुल डॉर्फ है और ये बिल्कुल टाल है, तो बिल्कुल क्या है, साफ सुथरा है, अर्थात दूध का दूध और पानी का पानी है। तो प्योर लाइन वेराइटी में हर समय कोई भी चीज़ें बिल्कुल साफ सुथरी अर्थात प्योर लाइन दिखती हैं। डोमिनेंट है तो डोमिनेंट दिखेगी, रिसेसिव है तो रिसेसिव दिखेगी। लेकिन ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा नहीं होता है। आइए बात करते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। द टर्म जीनोटाइप एंड फिनोटाइप वाज गिवन बाय जॉनसन। ये जो टर्म जीनोटाइप और फिनोटाइप है ये किसने दिया था, जॉनसन साहब ने दिया था। तो जान लेते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप है क्या। जीनोटाइप रिफर्स टू द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट वाइल द फिनोटाइप रिफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्ट। तो जीनोटाइप जो होता है बच्चों ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अध्ययन कराता है, जबकि फिनोटाइप एक्सटर्नल फैक्टर को शो करता है। जैसा कि आप एक बार याद करिए, मैंने बताया था जेनेटिक्स का डेफिनेशन। तो जेनेटिक्स क्या होता है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी में क्या होता है बच्चों, जीन के माध्यम से माता पिता के बहुत सारे कैरेक्टर बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और इसके बावजूद भी मैंने कहा जीन के माध्यम से बहुत सारे कैरेक्टर माता पिता के बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, तो भी कोई भी संतान अपने माता पिता के जैसा 100% रिजेंबल नहीं करता, 100% नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, उसका कारण ये है कि उसमें कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है, कुछ बदलाव देखने को मिलता है। और वो वेरिएशन किसकी वजह से आता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आता है, अर्थात उसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह आता है, उसमें म्यूटेशनल जीन की वजह से अर्थात म्यूटेंट जीन की वजह से आ जाता है, या फिर उसमें क्रॉसिंग ओवर की वजह से वेरिएशन आ जाता है। तो वही कह रहा है कि जीनोटाइप रिफर्स टू द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट। जीनोटाइप जो हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं, अर्थात हेरिडिटी के माध्यम से जो जीन बच्चों में ट्रांसफ़र हो जा रहा है, उसी को हम जीनोटाइप कहते हैं। अब फिनोटाइप क्या कह रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, अर्थात बच्चा का 100% अर्थ करने का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर जीन के माध्यम से बच्चे मतलब माता पिता के बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो कुछ वेरिएशन आ रहा है इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, और उस वेरिएशन के वजह से बच्चे में जो एक डिफरेंट बदलाव दिख रहा है, उसके पूरे मॉर्फोलॉजी में उसके बिहेवियरल चेंजेस जो आ रहे हैं, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप में बच्चे के बदलाव को देखते हैं, अर्थात माता पिता के कैरेक्टर के साथ भी कुछ अलग से वो कैरेक्टर एडॉप्ट कर लिया है, एक्वायर्ड कर लिया है, उन सब के सामूहिक रूप को जब हम किसी बच्चे में देखते हैं तो वही तो फिनोटाइप है ना। तो फिनोटाइप क्या है, अगर बच्चे का हम एनालिसिस करें तो उसके जेनेटिक मैप को अगर हम पढ़ेंगे, उसके जीन्स का एनालिसिस कराएंगे तो उसमें माता पिता का कैरेक्टर दिखेगा, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कैरेक्टर दिखेंगे जो माता पिता से बिल्कुल नहीं मिलते हैं। जैसे हम ये कहें कि एक बुद्धिमान माता पिता की संतानें कभी उदंड नहीं हो सकती, लेकिन उदंड हो भी सकती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बाहर के संस्कार अर्जित कर लेते हैं, इन्वायरमेंट में कुछ सीख लेते हैं और वो मिसबिहेव करने लगते हैं, उनका बिहेवियर सही नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि जो बच्चे में वो जो मिसबिहेवियर वाला जो चेंजेस बदलाव दिखाई दे रहे हैं, वही तो वेरिएशन है। तो कुछ कैरेक्टर माता पिता का जो बच्चे में जाता है वो क्या है, वो जीनोटाइप है, और उसके अंदर जो बदलाव बाहर से एक और दिख रहा है वो फिनोटाइप है। तो दोनों का, तो फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड विद द जीनोटाइप अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट। तो बच्चे का जो फिनोटाइप है वो कंट्रोल होता है किसके साथ, जीनोटाइप के साथ और इन्वायरमेंट दोनों के साथ। तो कुछ चीज़ें इन्वायरमेंट्स वो अर्जित कर लेता है। तो ये आप रिमार्क कर लेंगे कि ऑलवेज फिनोटाइप इज कंट्रोल्ड विद द जीनोटाइप अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट। बच्चे का जो मार्फोलॉजी है, बच्चे का जो बिहेवियर है, बच्चे का जो फिजिकल चेंजिंग है, वो कंट्रोल होता है माता पिता के जीन्स के साथ साथ इन्वायरमेंट के साथ भी। तो इन्वायरमेंट में भी वो कुछ चीज़ें सीख लेता है जो उसका अलग रूप होता है ना, बच्चे का एक अलग पहचान होता है। तो वही इसमें कहा गया है, जीनोटाइप रिफर्स टू द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हाइल द फिनोटाइप रिफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर। जीनोटाइप के अंतर्गत हम जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ेंगे, और फिनोटाइप उस बच्चे के अंदर जो बदलाव आ रहा है, उस ऑफस्प्रिंग से उस प्रोजेनी के अंदर जो बदलाव आ रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप कहेंगे, है ना। जैसा कि इस फिगर में आप देखिए, तो ये क्या है, कैपिटल ए जो फिनोटाइप को क्या, ये क्या है, अर्थात इसके फिनोटाइप को ये कैपिटल ए अर्थात प्योर लाइन ब्रीडिंग वैरायटी को शो कर रहा है, और इसका वो जीनोटाइप, और फिनोटाइप इसका टाल है ना। और यहाँ आप देखेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए ना, और ये इसका जीनोटाइप है, फिनोटाइप इसका क्या है, टालनेस को शो कर रहा है। यहाँ स्मॉल ए है ना, अर्थात ट्रू ब्रीडिंग रेसिव वैरायटी है, अर्थात ये इसका जीनोटाइप है। फिनोटाइप इसका क्या है, डॉर्फ है ना। तो जीनोटाइप में अर्थात किसी जीन के
3 फॉर्म हो सकते हैं, अर्थात दोनों एलील डोमिनेंट कैपिटल ए, एक डोमिनेंट एक रेसिव कैपिटल ए स्मॉल ए, या दोनों रेसिव स्मॉल ए। तो एक जीन के 2 फॉर्म हो सकते हैं, कौन, अर्थात होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर, हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड होमोजाइगस रेसिव कैरेक्टर। तो एक जीन का आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि एक जीन के कितने फॉर्म हो सकते हैं, 3 फॉर्म हो सकते हैं। ठीक, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा इसमें भी यही दिया गया है, और जीनोटाइप फिनोटाइप को समझने की कोशिश करिए। तो ये देखिए, ये जो है ये जीनोटाइप और ये फिनोटाइप। जीनोटाइप आप देख रहे हैं कैपिटल पी, इसको हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर। ये कैपिटल पी स्मॉल पी 2 है, तो इसको कहेंगे हम हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर। और ये स्मॉल पी है, इसको कहेंगे होमोजाइगस रेसिव कैरेक्टर। तो ये अगर हम देखेंगे, अगर इसको हम दूध का दूध पानी का पानी इस प्रकार से हम सेग्रीगेट करेंगे, तो यहाँ जो जीनोटाइप रेशियो आएगा 1:2:1 आएगा, है ना। लेकिन अगर इसे हम फिनोटाइप को देखेंगे, तो ये कैपिटल पी जो है, जो होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसकी वजह से ये फ्लावर का कलर कैसा हो रहा है, पर्पल है। कैपिटल पी स्मॉल पी की वजह से जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी अगर हम F1 जनरेशन में देखते हैं, तो ये भी कलर कौन सा शो करेगा, पर्पल। क्यों, क्योंकि कैपिटल पी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल पी, ये भी क्या करेगा, उसी को शो करेगा। तो यहाँ अगर हम देखें, तो जो पर्पल कलर है ये क्या है, 3 है, और जबकि वाइट कलर क्या है, 1 है। तो अगर हम इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे, तो 3:1 होता है। तो जीनोटाइपिक रेशियो हर समय क्या है, 1:2:1 है, जबकि फिनोटाइपिक रेशियो कितना है, 3:1 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जीनोटाइप, ये देखिए कह रहा है फिनोटाइप कंट्रोल्ड बाय द जीनोटाइप अलॉन्ग विद द इन्वायरमेंट। जैसा कि मैंने बताया था कि फिनोटाइप जो होता है, जो बच्चे के अंदर जो बाहरी बदलाव आ रहा है, वो माता पिता के द्वारा जो कैरेक्टर जा रहा है, अर्थात ट्रांसफ़र हो रहा है जीन के माध्यम से, तो जीनोटाइप के माध्यम से, साथ ही साथ कुछ इन्वायरमेंट से जो सीखता है, उसकी वजह से ये कंट्रोल होता है। तो वही कहा गया कि फिनोटाइप कंट्रोल्ड बाय द जीनोटाइप टुगेदर विद द इन्वायरमेंट के साथ साथ जीनोटाइप के माध्यम से बच्चे का फिनोटाइप क्या होता है, कंट्रोल होता है। तो जैसा कि मैंने डिफिनेशन के माध्यम से अगर इसको समझने की कोशिश करें, तो जीनोटाइप जो होता है बच्चों, यही है हेरिडिटी। क्या है, हेरिडिटी, अर्थात बहुत सारे जीन्स के माध्यम से जो बच्चों में कैरेक्टर जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, हेरिडिटी कहते हैं, और हेरिडिटी को ही हम जीनोटाइप कहते हैं। और हेरिडिटी के बावजूद भी बच्चे में, कहने का मतलब कि बहुत ज़्यादा जीन्स के माध्यम से जो कैरेक्टर बच्चों में जा रहा है, फिर भी वो बच्चे थोड़ा सा डिफर होते हैं माता पिता से ज़्यादा तो कैरेक्टर मिलता है, लेकिन कुछ कैरेक्टर डिफर होता है। तो जो कैरेक्टर डिफर हो रहा है, वो किसकी वजह से, इन्वायरमेंट की वजह से क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है ना बच्चों। तो जो वेरिएशन है वो इन्वायरमेंट से, तो ये हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों के सामूहिक अध्ययन को हम जेनेटिक्स कहते हैं। तो वही कह रहा है कि माता पिता के जीन्स के माध्यम से जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है, साथ ही साथ जो इन्वायरमेंट से सीख रहा है, इन दोनों को मिलाकर बच्चों के अंदर जो एक अलग बदलाव दिखता है, उसी का नाम है फिनोटाइप, अर्थात एक्सटर्नल फीचर दिखेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये जो फिनोटाइप है, ये किस में दिखेगा, ऑफस्प्रिंग में, संतान में जो दिखेगा वही फिनोटाइप है। तो ये आप समझ लीजिए, जीनोटाइप का मतलब होता है हेरिडिटी, इन्वायरमेंट से जो सीखेगा वो वेरिएशन कहलाएगा, और इसके बाद हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों को मिलाकर बच्चे के अंदर जो बदलाव दिखेगा, एक्सटर्नल फैक्टर दिखेगा, एक्सटर्नल फीचर दिखेगा, उसी का नाम है फिनोटाइप। इसलिए मैंने बताया कि जीनोटाइप रिफर्स टू द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स व्हाइल फिनोटाइप रिफर्स टू द एक्सटर्नल फैक्टर, अर्थात बाहर से जो उसका बदलाव चेंजिंग दिखेगा, उसी को हम फिनोटाइप कहते हैं। ठीक, इट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट। आइए कुछ नए टर्म को जानते हैं। द टर्म जेनेटिक्स एलील, दैट इज द एलिलोमार्फ, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, वेयर गिवन बाय विलियम बेटेसन। जो जेनेटिक्स टर्म है एलील या एलिलोमार्फ, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टर्म जो है विलियम बेटेसन साहब दिए हैं। और द टर्म जीन्स, प्योर लाइन, जीनोटाइप एज वेल एज द फिनोटाइप वेयर गिवन बाय जॉनसन। जो जीन टर्म है, अर्थात जीन, प्योर लाइन, जीनोटाइप और फिनोटाइप जो टर्म है, ये किसने दिया है, ये जॉनसन साहब ने दिया है। ठीक, आइए जान लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। द क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म डिफरेंट फॉर्म विथ ईच अदर इज कॉल्ड एज द हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड। अर्थात जो दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो इंटर ब्रीडिंग होती है, जो एक क्रॉस ब्रीडिंग होती है, इनसे जो उत्पन्न संतानें होती हैं, उसको हम हाइब्रिड कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम संकरण या हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो संकरण किसे कहते हैं, अर्थात जब इंटर ब्रीडिंग होता है, क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जब क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है, तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, और उनसे उत्पन्न जो संतान होता है उसको हम हाइब्रिड या संकर कहते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि ये जो हाइब्रिड होता है वो है क्या। उसको हम हाइब्रिड विगर या हेट्रोसिस कहते हैं।
इट ऑल्सो कॉल्ड एज द आउट ब्रीडिंग इन्हांसमेंट, इसको हम आउट ब्रीडिंग इन्हांसमेंट कहते हैं। जैसा कि बच्चों हम ये कहें कि जो संकर प्रजातियाँ होती हैं वो ज़्यादा इवॉल्व होती हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर होती है अपने माता पिता से। क्यों? क्योंकि ये क्यों होती है? क्योंकि इसमें हेटेरोजाइगोसिटी पाया जाता है। तो जो संतानें हाइब्रिड बिकम्स मोर सुपीरियर टू देयर पेरेंट्स ड्यू टू द हेटेरोजाइगोसिटी, अर्थात हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से इनमें रैपिड वेरिएशन देखने को मिलेगा। रैपिड वेरिएशंस की वजह से ये जो संतानें होती हैं वो ज़्यादा इवॉल्व होती हैं, अर्थात इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा अच्छा होता है। तो पहले ये जान लेते हैं हाइब्रिड विगर है क्या। इट ऑल्सो कॉल्ड एज द आउट ब्रीडिंग इन्हांसमेंट, इसको हम आउट ब्रीडिंग इन्हांसमेंट कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट स्पीसीज़ के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराया जाता है, तो एक नए स्पीसीज़ का इन्हांसमेंट होता है, एक नए स्पीसीज़ की ओरिजिन होती है। तो अगर हम लोग बात करें कि इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में जो जैव विकास हुआ है, जो क्रमिक विकास हुआ है जातियों का, वो कैसे हुआ है बच्चों? ऐसे हुआ, अर्थात नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। नेचर ने खुद सेलेक्ट कर लिया है। जंगल में रहने वाले जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं बच्चों, उनमें क्या होता है, क्रॉस ब्रीडिंग हो जाता है अपने आप। अगर हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराएंगे तो हम लोगों से कुछ गलतियां हो सकती हैं। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग अगर हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराएं तो नहीं करा पाएंगे, लेकिन नेचर जो सेलेक्ट करता है बच्चों वो बहुत अच्छा करता है। तो फॉरेस्ट में पाए जाने वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उनमें बहुत सारा क्रॉस ब्रीडिंग होता गया, और क्रॉस ब्रीडिंग के दौरान क्या हुआ, नए नए स्पीसीज का इवॉल्वमेंट होता गया, इन्हांसमेंट होता गया। इसीलिए आज हम जिस स्थान पर खड़े हैं, एक नए जनरेशन का ओरिजिन हुआ है, अर्थात नई नई स्पीसीज रोज़ बन के आती हैं, नई नई जातियां हमको रोज़ दिखाई देती हैं एनिमल्स का। तो क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि वहाँ हम देखते हैं कि इंटरब्रीडिंग होता चला जा रहा है। आज अगर बच्चों हम ये देखें तो आज हम जो नए नए फसलों का इवॉल्वमेंट देख रहे हैं, इन्हांसमेंट देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कल्टीवेशन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा धान काट लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ काट लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम चना मटर या दलहन की खेती हम उगाते हैं। तो कैसे? ये हाइब्रिड प्रजातियों का देन है। ये क्या है? ये संकरण का देन है। और ये इसकी वजह से हमारा बायोटेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव किया है, जो हमारे इकॉनमी को इम्प्रूव कर रहा है। हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने अनाज को बेचते हैं और फिर अपने इकॉनमी को मेंटेन करते हैं। तो ये सब कैसे हुआ है? ये सब इसीलिए। अच्छा, कुछ लोग हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या होता है, नेचुरल ब्रीडिंग अर्थात नेचुरल सिलेक्शंस के द्वारा सेलेक्ट कर लिए जाते हैं और वहाँ क्रॉस ब्रीडिंग देखने को मिलता है। लेकिन ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है। ठीक, तो वही कह रहा है, द टर्म हाइब्रिड विगर वॉज गिवन बाई जी एच सुल। ये जो टर्म हाइब्रिड विगर है किसने दिया था? जी एच सुल ने दिया था। Sometimes hybrid are found more superior or non-vigorous to the parents because of the heterozygosity, that is the rapid variation। कभी कभी हम लोग ये देखते हैं कि जो हाइब्रिड प्रजातियां होती हैं वो अपने माता पिता से ज़्यादा सुपीरियर होती हैं। और क्यों होती हैं? ड्यू टू द हेटरोजाइगोसिटी, अर्थात उसमें हेटरोजाइगोसिटी कंडीशन पाया जाता है, हेटरोजाइगस कंडीशन पाया जाता है। और हेटरोजाइगस किसे कहते हैं? व्हेन द बोथ एलील पेयर और डिफरेंट, जब दोनों एलील पेयर डिफरेंट होते हैं तो उसको हम हेटरोजाइगस कंडीशन कहते हैं। और हेटरोजाइगस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। क्रॉस ओवर अर्थात वहीं ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा। वेरिएशन कहाँ होगा? जहाँ क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अर्थात डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के बीच में हमको क्रॉस ओवर देखने को मिलेगा। और इसमें हेटरोजाइगोसिटी कंडीशन पाई जाती है, और इससे उत्पन्न जो संतानें होती हैं वो हाइब्रिड कहलाती हैं, है ना। तो ये जो हाइब्रिड है, या जिसको हम हाइब्रिड विगर कहते हैं, जिसको हम मेट्रोसिस कहते हैं बच्चों, ये क्या होता है कि कभी कभी संतानें जो है अपने माता पिता से ज़्यादा सुपीरियर हो जाती हैं। क्यों? हेटरोजाइगोसिटी कंडीशन की वजह से। और यहाँ हमको रैपिड वेरिएशन देखने को मिलता है। दिस सुपीरियरिटी ऑफ द हाइब्रिड टू द पेरेंट्स इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड विगर। और इस प्रकार की सुपीरियरिटी अर्थात जो ऑफस्प्रिंग्स का अपने माता पिता से ज़्यादा सुपीरियरिटी दिखती है, इसी को तो हम हाइब्रिड विगर कहते हैं, इसी को हम मेट्रोसिस कहते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो ये देखिए, यहाँ आपको 4 स्पीसीज दिख रहे हैं। एक है डंकी, दूसरा हार्स, तीसरा हिन्नी और चौथा म्यूल। अगर बच्चों हम प्योर लाइन वेराइटी में क्रॉस कराते, जैसे स्वाभाविक सी बात है, अगर हम डंकी और डंकी, मेल डंकी और फीमेल डंकी के बीच में क्रॉस कराते तो क्या होता है? स्वाभाविक सी बात है, डंकी होता। अगर हार्स, मेल हार्स और फीमेल हार्स के बीच में अगर हम क्रॉस कराते तो स्वाभाविक सी बात है, हार्स ही होता। अगर मैं इस प्रकार से प्योर लाइन वेराइटी में ब्रीडिंग कराते बच्चों, तो आज ये 2 स्पीसीज न आ पाते। कौन? म्यूल और हिन्नी। म्यूल और हिन्नी आने का क्या श्रेय है? म्यूल और हिन्नी इसलिए आ पाए क्योंकि इन दोनों के बीच में क्रॉस ब्रीडिंग हुआ। जब मेल डंकी और फीमेल हार्स के बीच में हम क्रॉस कराते हैं बच्चों, तो हमको म्यूल मिलता है, खच्चर मिलता है ना। और जब हम फीमेल डंकी और मेल हार्स के बीच में कराते हैं तो हमको हिन्नी मिलता है
है ना बच्चों। तो ये जो नई प्रजातियां आज हमारे एग्जिस्टेंस में आई हैं, ये किसकी वजह से आई हैं? क्रॉस ब्रीडिंग। और ये हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग नहीं कराए बच्चों, ये अपने आप नेचुरल सिलेक्शन, नेचर के द्वारा सेलेक्ट हुए हैं, है ना। पहले ये ऐसा हुआ है, लेकिन अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके नई नई स्पीसीज इवॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो ये देखिए वही कहा गया है कि इसी को तो हम हाइब्रिड विगर कहते हैं, है ना। तो म्यूल जो उत्पन्न हुआ है, ये किससे हुआ है? मेल डंकी और फीमेल हार्स के बीच में जो इंटरब्रीडिंग हुई है बच्चों, जो ब्रीडिंग हुई है, तो ये क्या हो गया, जब अर्थात मेल डंकी एंड फीमेल हॉर्स मेटेड टुगेदर टू प्रोड्यूस द म्यूल, अर्थात इन दोनों के बीच में जो संतान पैदा हुआ उसको हम क्या कहते हैं? म्यूल। और मेल हार्स और फीमेल डंकी से जो संतान पैदा होता है उसको हम हिन्नी कहते हैं। लेकिन बच्चों ये क्या होता है, जब हम थोड़ा सा ये इसमें होता है, जब हम डिफरेंट स्पीसीज के बीच में थोड़ा सा क्रॉस कराते हैं तो इनमें एक चीज़ आ जाता है, ये स्टेराइल हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? स्टेराइल हो जाते। तो हिन्नी भी स्टेराइल होता है और म्यूल भी क्या होता है? स्टेराइल होता है। लेकिन अगर हम काम करने की दक्षता देखें और सब चीज़ों में, तो ये सब इन सब से, अर्थात ये डंकी और हार्स दोनों से ये क्या होते हैं? ज़्यादा स्टेबल होते हैं, अर्थात इनका वर्क पावर बहुत ज़्यादा होता है ना। तो कहीं ना कहीं अगर इनके हम स्ट्रॉन्गेस्ट की बात करें, मसल्स स्ट्रेंथनिंग की बात करें, तो ये ज़्यादा सुपीरियर होते हैं अपने माता पिता से, है ना। अगर तो आप इसको रिमार्क कर लेंगे, म्यूल किससे पैदा होता है? मेल डंकी एंड फीमेल हार्स से जो संतान ऑफस्प्रिंग पैदा होता है उसको हम म्यूल कहते हैं। मेल हार्स और फीमेल डंकी से जो ऑफस्प्रिंग होता है उसको हम हिन्नी कहते हैं। और एक होता है जिडोंक, है ना। जिडोंक नाम से स्पष्ट है। जी माने जेब्रा और डोंक माने डंकी, अर्थात मेल डंकी और फीमेल जेब्रा से जो संतान पैदा होता है बच्चों, उसको हम जिडोंक कहते हैं। क्या कहते हैं? जिडोंक कहते हैं। जैसा कि ये देख रहे हैं आप, देखिए थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखिए, देखिए ये क्या है, ये देखिए कुछ कैरेक्टर्स इसके जेब्रा के हैं, जो देखिए इस प्रकार से लाइनिंग वाले जो पाए ये जेब्रा के हैं, है ना। और इसका माउथ देखिए और सब जो पोजीशन है ये डंकी को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार का संतान जो है ये क्या है? क्रॉस ब्रीडिंग वैरायटी है, अर्थात जिडोंक जो होता है वो मेल डंकी और फीमेल जेब्रा के बीच का। तो इस प्रकार के संतान को हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड विगर कहते हैं, हेटेरोसिस कहते हैं। और एक और देखिए जिसको हम जॉर्सेस कहते हैं। जॉर्सेस का मतलब क्या होता है? जेब्रा और हॉर्स के बीच का बच्चा है ये। किसके बीच का? अर्थात मेल जेब्रा एंड फीमेल हॉर्स से जो संतान पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं? जॉर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम जॉर्सेस कहते हैं, ठीक। और एक और हम लाइगर की बात करें, जैसे टाइगर होता है और लायन होता है, तो टाइगर और लायन के बीच के जब हम मेटिंग कराते हैं तो क्रॉस ब्रीडिंग से जो संतान पैदा होता है उसको हम लाइगर कहते हैं। लाइगर मीन्स लायन। तो देखिए लायन और टाइगर ना, दोनों को मिला के क्या कर दिया गया? लाइगर कह दिया गया। अर्थात मेल लायन किससे? मेल लायन और फीमेल टाइगर से जो संतान पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं? लाइगर कहते हैं। तो ये सब जो है बच्चों, ये सब क्या है? इसको हम हाइब्रिड विगर कहते हैं। और ये इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बताया कि ये क्या है, ये सब नई जातियाँ आई हैं। जैसे हम हिन्नी की बात करें, म्यूल की बात करें, जिडोंक की बात करें, जॉर्सेस की बात करें या फिर लाइगर, ये सब नई स्पीसीज़ हैं। और ये नई स्पीसीज़ क्यों आ पाई हैं? हेटेरोजाइगोसिटी की वजह से, हाइब्रिड विगर की वजह से, हाइब्रिड की वजह से, ठीक। तो यहाँ देखिए, अब हम क्रॉप की अगर थोड़ा सा बात करें तो मेनी क्रॉप आर प्लांटेड एज द हाइब्रिड टू इंक्रीज द यील्ड ओवर ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज़। जो आज हम नए नए प्लांट का इवॉल्वमेंट कर रहे हैं, नए नए प्लांट का इन्हांसमेंट कर रहे हैं बच्चों, ये क्या होता है? अर्थात इसको हम एक ओपन पॉलिनेशन के द्वारा कराते हैं। एक ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी के द्वारा हम क्या करते हैं? नई नई स्पीसीज का इवॉल्वमेंट करते हैं। तो इससे क्या होता है? हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रेन है उसकी यील्डिंग होती है। तो इन सब को हम कैसे ले पाते हैं? क्योंकि यहाँ हाइब्रिड विगर हमको देखने को मिलता है। ऑल्सो एज नोटेड हाइब्रिड विगर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इवोल्यूशन। जैसे कि मैंने बताया कि हाइब्रिड विगर जो होता है बच्चों, ये इवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। जो क्रमिक विकास होता चला आया है, जैव विकास में जो नई नई स्पीसीज का इवॉल्वमेंट हुआ है, जो नए नए स्पीसीज का इन्हांसमेंट हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये हाइब्रिड विगर की वजह से ही हुआ है। अर्थात नेचुरल सिलेक्शन हुआ है, यहाँ कुछ सेलेक्टिव हम ब्रीडिंग कराए हैं और इसकी वजह से हमको इस पूरे यूनिवर्स में नई नई जातियों का एग्जिस्टेंस देखने को मिल रहा है। द न्यू रिजल्ट will provide grist of the mills for further research into the genetic as well as the molecular basis of this important biological problem। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। और इस प्रकार अर्थात इसका जो न्यू रिजल्ट होगा बच्चों, इस प्रकार से अगर हम इंटरब्रीडिंग कराते जाएंगे, इस प्रकार से हाइब्रिड विगर को थोड़ा सा और प्रोत्साहन अगर हम देते जाएंगे तो ये मील का पत्थर साबित होगा और ये बहुत ही अच्छा, अर्थात एक नया बदलाव लाएगा बच्चों।
किस फील्ड में? जेनेटिक्स और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, अर्थात जेनेटिक्स को और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को, मॉलिकुलर बेसिस को थोड़ा सा ज़्यादा बदलाव देगा, ज़्यादा सा बढ़ावा देगा, है ना बच्चों। अब इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में तो अगर हम इस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते रहेंगे और इस प्रकार के हम हाइब्रिड विगर के सहारे थोड़ा सा इवोल्यूशन में अपना काम करेंगे तो निश्चित तौर पर वो मील का पत्थर साबित होगा इन द फील्ड ऑफ द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एज वेल एज द जेनेटिक्स में, है ना बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आइए अब हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि द मेन फीचर्स ऑफ द हेट्रोसिस और लिस्टेड विल। हेट्रोसिस के मेन फीचर्स क्या हैं, है ना। द हाइब्रिड F1 दैट इज द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स एग्जिबिट्स सुपीरियरिटी ओवर बोथ, दैट इज ओवर बोथ पेरेंट्स। ये जो हाइब्रिड होता है, अब बच्चों जो हाइब्रिड होता है वो किस में देखने को मिलेगा? केवल F1 जनरेशन में देखने को मिलता है, क्योंकि F2 जनरेशन में आप जाएंगे तो वहाँ सेग्रीगेशन आपको देखने को मिलेगा, सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, अर्थात लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट जो आप पढ़ेंगे तो वहाँ गैमेट प्योर हो जाते हैं, है ना। लेकिन जो हाइब्रिड का जो प्रभाव होता है बच्चों केवल F1 जनरेशन में देखने को मिलता है। तो द हाइब्रिड दैट इज द F1 हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग्स एग्जिबिट सुपीरियरिटी ओवर बोथ पेरेंट्स, अपने दोनों अर्थात माता पिता दोनों से क्या होते हैं? ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। इन यील्डिंग अर्थात प्रोडक्शन में। एडाप्टेशन, जैसे हम बात एडाप्टेशन की कर रहे हैं बच्चों, तो जो म्यूल होता है, खच्चर होता है, वो डंकी और हार्स के बीच का प्रोडक्ट है, तो उसमें एडाप्टेशन ज़्यादा होता है, अनुकूलन ज़्यादा होगा, क्योंकि हार्स जैसा वो क्या होगा, अर्थात हार्सेस जैसे जो डंकी होता है बच्चों वो बहुत स्कॉर्सिटी में भी जिंदा रह सकता है, अर्थात विषम परिस्थितियों में भी वो जिंदा रह लेता है ना। तो डंकी जैसा उसमें मेहनत अर्थात पावर, उसमें काम करने की जो दक्षता जनरेट हुई है वो डंकी से, और उसमें जो रेसिंग की जो कैपेसिटी, जो रेसिंग का जो कैरेक्टर डेवलप हुआ बच्चों वो हार्स से, तो उसके अंदर उसके माता पिता दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा सुपीरियर होता है अपने माता से भी अपने पिता से भी, अर्थात दोनों पेरेंट्स के अर्थात माता पिता दोनों से ज़्यादा सुपीरियरिटी जो शो कर रहा है उसी को हाइब्रिड विगर कहते हैं। तो उसमें एडाप्टेशन भी बहुत ज़्यादा पाया जाएगा, वो हर एक जगह ज़्यादा से ज़्यादा जेरिक कंडीशन में भी, ज़्यादा से ज़्यादा हॉर्सेस कंडीशन में भी वो क्या करेगा? अडॉप्ट कर सकता है। तो उसमें हाई यील्डिंग वेराइटीज़ देखने को मिलता है, एडाप्टेशन देखने को मिलेगा, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करेगी, मेच्योरिटी उसमें देखने को मिलेगा, ग्रोथ रेट भी उसका बहुत ज़्यादा होगा, फर्टिलिटी ज़्यादा होगा। अगर हम देखिए हाइब्रिड विगर की बात करते हैं तो जितनी भी संकर प्रजातियों की फसलें होती हैं उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है, ज़्यादा हम अनाज काट लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है, एंड इम्प्रूव एक्टिविटी एंड सर्वाइवल, और उसमें जिजीविसा भी बढ़ जाती है। जो हाइब्रिड होते हैं बच्चों उनकी जिजीविसा ज़्यादा होती है ना, अर्थात उनकी एक्टिविटी एज वेल एज द सर्वाइवल कंडीशन सब ये क्या होती हैं? बढ़ जाती हैं। द सुपीरियरिटी इज कन्फर्म्ड टू F1 जनरेशन, जो सुपीरियरिटी होती है बच्चों ये केवल कन्फाइंड होती है, कन्फाइंड, द सुपीरियरिटी इज कन्फाइंड टू F1 जनरेशन, जो सुपीरियरिटी होती है वो केवल और केवल F1 जनरेशन में देखने को मिलती है। द सुपीरियरिटी दैट इज द हेट्रोसिस इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल, ये जो सुपीरियरिटी होती है या हेट्रोसिस होती है ये जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। कैसे? अर्थात जीन के द्वारा कंट्रोल होती है। इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द प्रोडक्शन ट्रेड्स ड्यू द क्रॉसिंग ओवर, इनमें जो ये जो प्रोडक्शन लेवल में अर्थात जो इनका प्रोडक्शन ट्रेड्स में जो इंक्रीजिंग हुआ है ये किसकी वजह से? क्रॉसिंग ओवर। जैसे कि मैंने बताया कि दो डिफरेंट एलील्स के बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। जब दोनों एलील क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, तो उनके बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर होगा तो डेफिनेटली सी चीज़ है कि वेरिएशन देखने को मिलेगा, और जो वेरिएशन होता है वही तो है नई जातियों का इन्वॉल्वमेंट, वही तो है नई जातियों का इन्हांसमेंट, है ना। तो वहाँ हमको एक नई स्पीसीज देखने को मिलेगा। Plant and animal breeders exploited heterosis by mating two different pure bred lines and have certain desirable traits। जो प्लांट या एनिमल्स ब्रीडर्स होते हैं बच्चों, जो पालक होते हैं अर्थात प्लांट को जो कल्टीवेट करते हैं, तो जो हमारे पशुपालक होते हैं या प्लांट ब्रीडर्स होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं? हेट्रोसिस का सहारा लेकर वो क्या करते हैं? दो डिफरेंट प्योर ब्रीड वेराइटीज़ के बीच में मैटिंग कराते हैं और अपना मनचाहा लक्षण प्राप्त करते हैं, अपना डिजायरेबल ट्रेट्स प्राप्त करते हैं। कौन? जो प्रोफेशनल ब्रीडर्स होते हैं बच्चों, जो चाहे वो प्लांट ब्रीडर्स हों चाहे वो एनिमल्स ब्रीडर हों, जैसा कि आप नर्सरी वगैरह देखते हैं, नर्सरी उगाने वाले जो लोग होते हैं, या फिर नई एनिमल्स ब्रीडर्स नए एनिमल्स के स्पीसीज जनरेट करने वाले होते हैं बच्चों। तो जो एनिमल ब्रीडर्स होते हैं या प्लांट ब्रीडर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? दो डिफरेंट प्योर ब्रीड लाइंस के बीच में क्या करते हैं? वो मेटिंग कराते हैं, और मेटिंग कराने के बाद अपना डिजायरेबल ट्रेट्स क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं और अपने प्रोडक्शन को बढ़ावा देते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट द जेनेटिक्स एज वेल एज द सम इम्पॉर्टेंट जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी। ये बच्चों उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये हमारा
वीडियो और ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर बच्चों हमारे वीडियोस आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हों तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। अगर बच्चों आप हमारे नए व्यूवर हों तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे जो नए नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुँचते रहें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।